नमस्कार। स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे भारतीय संविधान के बिल्कुल कोर फाउंडेशन को डिकोड करने वाले हैं, यानी हमारा प्रीएम्बल, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। चलिए इस मास्टर क्लास में समझते हैं कि आखिर हमारे फाउंडिंग फादर्स का ओरिजिनल विजन क्या था और एक आम नागरिक के लिए ये आइडेंटिटी कार्ड इतना ज़रूरी क्यों है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी कार्ड समझेंगे, फिर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, उसके बाद इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी और आखिर में द प्रीएम्बल इन सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी कार्ड, इसके ओरिजिन्स और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपने शायद सुना हो, मशहूर जूरिस्ट N.A. पालकीवाला ने प्रीएम्बल को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया था, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोचिए जरा, एक पूरे देश का आइडेंटिटी कार्ड। ये छोटी सी लाइन हमें बताती है कि प्रीएम्बल असल में संविधान निर्माताओं के दिमाग, उनके सपनों और उनकी पूरी मेहनत का एक अल्टीमेट समरी है। अब सवाल आता है कि ये आया कहाँ से? दरअसल ये पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। एक छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, वो ये है कि प्रीएम्बल को पूरे संविधान के बनने के बाद इनैक्ट किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये मेन डॉक्यूमेंट के साथ परफेक्टली अलाइन हो सके। और हाँ, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को हमारी डेली लाइफ में जिंदा रखने के लिए हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम समझेंगे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट और इनके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स को डीकोड करेंगे। सबसे पहला शब्द है सॉवरन, यानी संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। इंडिया पूरी तरह से एक आज़ाद देश है। हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मामलों में किसी भी बाहरी शक्ति का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। और एक बात, यूनाइटेड नेशंस जैसी इंटरनेशनल बॉडीज का हिस्सा होने से इस एब्सोल्यूट अथॉरिटी पर कोई आंच नहीं आती। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट। लेकिन ध्यान रखिए, भारत का समाजवाद अपने आप में बड़ा यूनिक है। ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्ट्रक्चर में मार्क्सिस्ट और गांधीयन प्रिंसिपल्स को कुछ इस तरह इंटीग्रेट किया कि मकसद तो गरीबी और असमानता को खत्म करना ही था, लेकिन पूरी तरह से नेशनलाइजेशन करके नहीं, बल्कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी के जरिए। एग्जाम्स के लिए ये ऐतिहासिक डिटेल बिल्कुल याद रखिएगा। प्रीएम्बल में आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, और वो था 1976 का 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, इन 3 नए शब्दों को जोड़ा। इसने उन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को ओपनली, एक्सप्लिसिटली क्लियर कर दिया जो पहले से ही हमारे सिस्टम में इम्प्लिसिटली मौजूद थे। अब आते हैं तीसरे शब्द पर, सेक्युलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। इस शब्द को समझते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करता है। इसका बहुत ही सिंपल और क्लियर मतलब है कि स्टेट द्वारा हर एक धर्म को, चाहे उसकी पॉपुलेशन कितनी भी हो, बिना किसी भेदभाव के समान सम्मान और इक्वल सपोर्ट मिलता है। तो चलिए इस धर्मनिरपेक्षता को और गहराई से समझने के लिए सेक्शन 3 पर चलते हैं, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का एक कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर हम वेस्टर्न मॉडल्स और इंडियन मॉडल को कंपेयर करें तो एकदम क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखता है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में आपको चर्च और स्टेट के बीच एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन दिखेगा। वहां स्टेट रिलीजन के मामले में बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन इसके ठीक उलट इंडियन सेक्युलरिज्म एक एक्टिव रोल प्ले करता है। हमारा स्टेट हार्मफुल प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए इंटरवीन करता है, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और जरूरत पड़ने पर रिलीजियस एक्टिविटीज को एक्टिवली सपोर्ट भी करता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये मैपिंग एक चीट शीट की तरह है। हम प्रीएम्बल के कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली संविधान के आर्टिकल्स के साथ मैप कर सकते हैं। जैसे सिविक इक्वालिटी का जिक्र आर्टिकल्स 14 से 18 में है और सोशलिस्ट नेचर को आर्टिकल्स 38 से 43 में क्लियरली लीड आउट किया गया है। रैपिड रिव्यू के लिए इन कनेक्शंस को दिमाग में छाप लेना चाहिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने एक बहुत ही गहरा विचार रखा था। उन्होंने कहा था कि फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा एक नॉन नेगोशिएबल बॉन्ड है। उनका मानना था कि देश की एकता और एक स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए ये फ्रेटर्निटी वो अनसीन धागा है जिसके बिना आज़ादी और समानता पूरी तरह बिखर जाएंगे। इसे ही द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा जाता है। देखिए, आप लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर समानता के बिना आज़ादी दी जाए तो सोसाइटी के कुछ लोग दूसरों पर हावी हो जाएंगे, और अगर आज़ादी छीनकर समानता थोपी जाए तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव यानी आगे बढ़ने की ललक ही मर जाएगी।
इन तीनों का मिलन ही हमारी सोशल डेमोक्रेसी की असली जान है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इन आदर्शों की हिस्ट्री। हिस्टोरिकल इंस्पिरेशंस ने हमारे संविधान को बहुत स्ट्रांगली शेप दिया है। जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का यह कॉन्सेप्ट रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित है, जबकि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए, ताकि हर इंडिविजुअल के राइट्स को एक रोबस्ट प्रोटेक्शन मिल सके। और अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 5, द प्रियम्बल इन सुप्रीम कोर्ट, जहां हम इसकी लीगल स्टैंडिंग और लैंडमार्क रूलिंग्स देखेंगे। कोर्ट के अंदर प्रियम्बल का सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। 1960 के बैरूबारी केस में कहा गया था कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर आए 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने इस फैसले को पलट दिया और ये एस्टैब्लिश किया कि प्रियम्बल एक अमेंडेबल पार्ट जरूर है, बशर्त बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन ना हो। बाद में 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस ने इसे फिर से एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में रीअफॉर्म किया। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्रियम्बल एक गाइडिंग लाइट जरूर है, पर इसकी अपनी कुछ लीगल लिमिटेशंस भी हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को डायरेक्टली ओवरराइड नहीं कर सकता और न ही ये किसी कोर्ट में इन्फोर्स करवाया जा सकता है। साथ ही ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी को कोई स्पेसिफिक ताकत या पावर ग्रांट नहीं करता। अगर हम इसके मॉडर्न एप्लीकेशन की बात करें तो 2018 का सबरीमाला केस इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के लिबर्टी और इक्वालिटी आदर्शों का उपयोग करके सादियों पुरानी एक्सक्लूजनरी कस्टम को स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि आम जिंदगी में इक्वालिटी सबसे ऊपर है और कोई भी प्रथा या कस्टम उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह से 2014 के नालसा रूलिंग को देखिए। सुप्रीम कोर्ट में इक्वालिटी और डिग्निटी की इन्हीं प्रियम्बल वैल्यूज पर विश्वास जताते हुए ट्रांसजेंडर पर्सन्स को थर्ड जेंडर की ऑफिशियल मान्यता दी। ये केस हमें दिखाता है कि प्रियम्बल असल में कितनी बड़ी ताकत रखता है, खासकर जब बात आइडेंटिटी राइट्स और सोशल जस्टिस को एक्सपैंड करने की आती है। तो इस सबको समझने के बाद आखिरी सवाल ये है, अगर प्रियम्बल वाकई में हमारी डेमोक्रेसी का आइडेंटिटी कार्ड है तो विचार करें, क्या हम आज एक सोसाइटी के रूप में उन आदर्शों को पूरी तरह जी रहे हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचे थे? इस पर जरूर सोचिए। नेक्स्ट जेन ऑफिसर्स एकेडमी के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।